हमारे साथ है शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जी, जिन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है। हम सीधे सवालों पर आते हैं। उद्धव जी नमस्कार। नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, खासकर बीएमसी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसपे लगातार आपकी हैट्रिक रही, पर आपके साथ ही बीजेपी के साथ। इस बार ऐसा क्या हुआ कि विधानसभा चुनाव से पहले भी आप लोगों में तकरार थी, इस बार कहीं बात नहीं बनी? उन्होंने कहा कि आप कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। जब भी हम बीएमसी जीते, मुंबई महापालिका जीते, तो जरूर निश्चित रूप में पिछले 2-3 बार भाजपा हमारे साथ थी। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि 85 में जब हमारे मेयर बने थे, तो 85 में तो सेना अकेली थी। इनफैक्ट जब 92 की इलेक्शन हुई थी, तो उस वक्त भी शायद बीजेपी साथ थी, नहीं थी, पता नहीं। लेकिन ऐसे नहीं कि हमेशा जब बीजेपी साथ में थी और इसीलिए हम जीते, ऐसे नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं है, बीजेपी साथ में थी, वो तो सबको सारे रिकॉर्ड्स हैं, पर आप हमेशा साथ में रहे। विधानसभा इलेक्शन से पहले आप लोगों में तकरार शुरू हुई और बाद में जो नतीजे आए उन लोग को आपको फिर से आप सरकार में साथ में शामिल हुए। इस बार क्या ऐसा हुआ कि जो नगर निगम के चुनाव शुरू हुए हैं, आप बीएमसी में? मैं मानता हूं कि यूटी कब बनती है, एक तो एक चुनावी गठबंधन जिसे हम कहते हैं कि जगहों का बंटवारा, वो सिर्फ जीतने के लिए होता है। हमारा गठबंधन जब किसी के पास कुछ नहीं था, वैसे देखा जाए तो उस जमाने की मैं बात करूं तो ना ही बीजेपी का कुछ स्थान था, ना ही सेना का कुछ स्थान था पूरे देश में। बीजेपी के तो सिर्फ 2 सांसद थे पूरे देश में, आडवाणी जी और दूसरे और एक कोई थे। उस वक्त हिंदू शब्द कहना एक अपराध माना जाता था, और तब मेरे पिताजी यानी कि बाला साहब ने बड़े गर्व से कहा था कि गर्व से कहो मैं हिंदू हूं। 25 साल हम साथ में रहे, एक आशा लेके रहे हिंदुत्व के लिए। हिंदू वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए, इसलिए बाला साहब ने कहा था कि पूरे देश की जो जिम्मेदारी है आप संभालो, मैं मेरा घर यानी कि महाराष्ट्र की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। लोकसभा चुनाव तक सारी बातें अच्छी थी, बीच में बाला साहब नहीं रहे, वो चल बसे। लोकसभा चुनाव हो गए, मैं तो मोदी जी के साथ था, प्रधानमंत्री वो बन गए, और प्रधानमंत्री बनने के बाद 3-4 महीने में हमारे राज्य की इलेक्शन आ गई। उम्मीद ये थी कि 25 साल शिवसेना उनके साथ थी। कठिन समय में बाला साहब स्वयं मोदी जी के पीछे पहाड़ की तरह खड़े रहे, अन्यथा मोदी जी का क्या हाल होता मुझे नहीं मालूम। सारा देश बोल रहा था कि मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, तो अकेले बाला साहब ने कहा कि मोदी नहीं हटाना चाहिए। मोदी गया तो गुजरात गया। फिर जब विधानसभा की बात आ गई तो ये मुझे भी नहीं मालूम था, मैं तो यही कह रहा था कि युति मैं नहीं तोड़ रहा हूं, वो तोड़ रहे। सारे लोग मेरे पीछे पड़े थे, युति बनाए रखो, युति बनाए रखो। मैंने कहा मेरा युति बनाए रखने का काम सिर्फ मेरा अकेले का नहीं, उनका भी है। वो नहीं चाहते युति बनी रहे। सारे लोगों का कहना था कि नहीं आप जिद कर रहे हो, आप ऐसे कर रहे हो। बाद में स्वयं एकनाथ खड़से जी ने कहा कि युति तोड़ने के लिए उनको कहा गया, और उन्होंने वो डिक्लेयर करने का काम उनके लिए उनके माथे पर लाद दिया। अब खड़से जी को भी उन्होंने बाजू कर दिया, मतलब यूज एंड थ्रो। हाँ, सुब्रमण्यम स्वामी जी बीच में आए थे, तो एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि जब लोकसभा के चुनाव हो गए और विधानसभा के चुनाव होने जा रहे थे, तो दिल्ली में भाजपा के अंतर जो एक गुट रहता है, उसमें चर्चा ये चल रही थी कि अब बाला साहब तो नहीं रहे। मतलब कितनी गंदी विचारधारा हो सकती है। जिन्होंने उद्धव जी, आप क्या खुल के नाम लेंगे कि नहीं? वो जानकारी मेरे पास नहीं है। ये डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी आपको बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये बात खुलेआम आपको नाम भी बताया? नहीं, नाम नहीं बताया, लेकिन अब देखो वो उनका पता नहीं, वो इनर सर्कल उसमें कौन कौन हो सकता है, वो स्वाभाविक आप अंदाज कर सकते हो। युति तोड़ने का निर्णय लेना एक अहम निर्णय था, तो वो बिना अपने पार्टी प्रमुख से लिया नहीं जा सकता, और इसीलिए तब उन्होंने ये सोचा कि अब बाला साहब नहीं रहे। मतलब जब थे तो उनके पीछे खड़े थे, वो पीछे खड़े रहने वाले बाला साहब अब नहीं रहे, इसलिए अब सेना के पीछे छुरा भोग दो, सेना को खत्म करो। ये उद्धव कुछ कर नहीं सकेगा, सारे शिवसैनिक जो है वो उसका नेतृत्व नहीं मानेंगे, लोग नहीं जाएंगे साथ में। अब समय है सेना को खत्म करो। तो ऐसी गंदी नीति लेकर गठबंधन नहीं किया जाता। पर अब तो युति एक तरह से टूट गई है, क्या माना जाए? आपने खुद कहा कि नोटिस पीरियड में चल रही है महाराष्ट्र की सरकार। ऐसे है कि जब युति हमारी केंद्र में है, राज्य में है, म्यूनिसिपालिटी में मैंने युति, शिवसेना युति तोड़ी है, तो सवाल आ गया कि इसका मतलब हम ऐसा समझे कि सरकार नोटिस पीरियड पे है, तो मैंने बोल दिया समझ लो। तो अब ये चुनाव होने के बाद अगर बीजेपी में कोई सुधार नहीं आता है, तो जो भी है मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा। तो माना जाए इन सारी जगहों पे जहां जहां चुनाव है,
शिवसेना पूरे जोर शोर से, भले हिंदुत्व के वोट बटे, आप पूरी अपनी ताकत झोंक देंगे? हिंदुत्व के वोट अब नहीं बटेंगे, वो सारे सेना के पास आएंगे। ऐसा क्यों? आपको महाराष्ट्र ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी इन्होंने बहुत सालों से काम जो चालू था उनका, राम मंदिर वो बन गया अभी। नहीं, वो तो नहीं बना ना राम मंदिर। अरे इतने सालों से वो बांध रहे हैं ना, तो वो तो बांध लिया, वो ट्रांसपेरेंट है, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरीके से देश नहीं चलता। जो भी मेरे खिलाफ कोई बोलेगा वो देशद्रोही है। मैंने नोटबंदी का निर्णय जो है आपके ऊपर लादा, उसका आप विरोध करेंगे तो आप देशद्रोही हो। अरे लेकिन आप गलत कर रहे हो, ये मैं कर रहा हूं, गलत कर रहे हो, आप देशद्रोही हो। ये क्या है? मतलब आपको लगता है डिक्टेटरशिप की तरह बिल्कुल काम हो रहा है? डिक्टेटरशिप को भी एक हिटलर की तो डिक्टेटरशिप कोई ये नहीं करेगा, लेकिन देश के लिए कुछ अच्छी बात होगी तो जरूर मानेंगे लोग। लेकिन इसमें देश हित की बात क्या है? जितनी सारे आपने बताई थी कि आतंकवादी हमले रुक जाएंगे, नहीं रुके। भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, नहीं लगी है। काला धन बाहर आएगा, नहीं आया है। बोगस करेंसी वो चली जाएगी। अब उनको हिसाब देना भारी पड़ रहा है और नीतीश कुमार अब हिसाब मांग रहे कि बोलो अब, जिन्होंने, पर नीतीश कुमार ने तो तारीफ की थी नोटबंदी। यही मैं बोल रहा हूं, जिन्होंने तारीफ की थी, समर्थन किया था, अब वो उनके पीछे पड़े कि लाओ हिसाब किताब दो। उद्धव जी, एनडीए में आप साथ में, तो आपको लगता नहीं कि आप शिवसेना के सुप्रीमो हैं? आपने कभी सीधे तौर पे कहा नहीं कि भाई ये जो सब चीजें आप फैसले कर रहे हो, हमें भी उसमें साथ में शामिल करो, हमारी राय लो, और ये परेशानी हो रही है, इस बात को समझो? ये कभी ऐसा हुआ नहीं? उनको जरूरत ही नहीं पड़ रही है ना अभी दोस्तों की। अच्छे दिन तो उनके आ गए, जब बुरे दिन थे तो दोस्तों की आवश्यकता थी। अब उनके अच्छे दिन आ गए तो दोस्तों की आवश्यकता नहीं है। और दोस्त, मैं मानता हूं दोस्त वही होता है कि अगर आप कुछ गलत कदम उठाते तो आपको एक ये करना कि भाई आप गलती कर रहे हो, तो उसे दोस्त मैं मानता हूं। और वही मैं काम करने की कोशिश कर रहा था, तो वो मुझे विरोधी पार्टी समझ बैठी। ये बताइए कि अब कांग्रेस के विरोध पे ही राजनीति शुरू हुई थी। बाला साहब ने हमेशा कांग्रेस को जो है उसके बारे में जो कुछ भी था खोल के साफ कहा। इधर ये देखा गया है कि आप लगातार जो है कांग्रेस, कभी सोनिया जी की तारीफ कर देते हैं, कभी राहुल जी की। और सोनिया जी की तारीफ मैंने की नहीं, मैंने ना ही राहुल जी की तारीफ की है। मैंने जितनी सारी बातें सच है वही लोगों के सामने लाई है। और वो सच बात यही है कि आज अगर मुंबई के नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं तो मैं लोगों के सामने गया हूं, जितने सारे काम मैंने इस माध्यम से किए हुए हैं वो दिखा रहा हूं। लेकिन बीजेपी गुमराह करने की जो कोशिश कर रही है, मेट्रो के फोटो लगा रहे हैं, ये मेट्रो बीजेपी ने नहीं बनाई आज तक, कांग्रेस के टाइम वो फोटो आप मत दिखाइए। मेरा कहना यही है कि कांग्रेस से किए हुए काम आप अपने काम कर कर मत दिखाओ। हार्दिक पटेल को आप लेके आए? नहीं, लेके नहीं आया। वो आए आपसे मिलने और उनका स्वागत किया आपने? या नरेंद्र मोदी भी आए थे, आडवाणी जी भी आए थे, राजनाथ जी भी आज भी कभी कभी आते हैं, अरुण जेटली जी आते हैं, शरद पवार जी अभी तो नहीं आए लेकिन बाला साहब थे तब आते थे, प्रतिभाताई पाटिल आई थी, प्रणवदा आए थे। तो हार्दिक तो उनके सामने बच्चा है। और वो तो उन्होंने साफ कह दिया कि वो भगत सिंह जी और बाला साहब को देवता मानते हैं। कई दिनों से कभी कभी बीच में उनका मैसेज आया करता था कि मैं आना चाहता हूं मातोश्री बाला साहब को वंदन करने के लिए, तो क्या मैं आ सकता हूं? मैंने कहा जरूर आ जाओ। इनफैक्ट मैंने कहा था कि 23 जनवरी के आ जाओ, बाला साहब का जन्मदिन रहता है। उस दिन वो नहीं आ सका, उसमें बाद में आकर चला भी गया। कहा आपने गठबंधन कुछ किया उनसे? पर मैसेज तो ये गया कि आप, अभी मैसेज से मैं क्या करूं? जब मोदी जी आके चले गए, मोदी जी चल सकते हैं, राजनाथ जी चल सकते हैं, अन्य सारे लोग चल सकते हैं, तो हार्दिक को बच्चा है और वो आज चुनाव भी नहीं लड़ सकता, इतना छोटा है, 23 साल का है। ना ही उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने का कुछ फैसला या ऐसा कुछ। और अगर कुछ पॉलिटिकल पार्टी बनाने का फैसला करें या शिवसेना में आना चाहें, तब क्या आप उनको अपने साथ रखेंगे? अब तो मैंने कहा ना कि अभी दिसंबर में तो गुजरात में भी चुनाव हो जाएंगे, वो चुनाव तो हार्दिक नहीं लड़ सकता। तो सेना का नहीं, सुनो, गुजरात में लड़ूंगा मैं जरूर, लेकिन नहीं, एक मिनट, नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई है। मुझे पूछने वाले आप ही लोग रहते हैं कि हार्दिक आपका चेहरा रहेगा क्या? क्यों नहीं रहने जैसे उसमें कौन सी बुरी बात है? आप अभी जिस तरीके से गुंडों को साथ में ले रहे हैं, पार्टी में खुलेआम उनका प्रवेश कर रहे हैं, पप्पू कलानी को लिया, कितने सारे, और चीफ मिनिस्टर के अगल बगल में साथ में खड़े रहकर गुंडे बीजेपी में जा रहे, तो वो गुंडे आपको पार्टी में चलते हैं और ये 23 साल का लड़का आप उसको देशद्रोही बोलते हैं? क्या किया उसने पाप? सीएम जो है महाराष्ट्र के, आप लोगों के मुख्यमंत्री, वो करप्शन का आरोप लगाते हैं शिवसेना खुद के ऊपर? नहीं, मेरे ऊपर नहीं, खुद के ऊपर है। कैसे? क्योंकि
प्रशासन देता है शासन, शासन के मुख्य है मुख्यमंत्री, नगर विकास के मिनिस्टर है वो ही खुद। कल परसों ही उन्होंने बात की कि थाना के जो कमिश्नर है उन्होंने आधी रात फोन कर उनको किसी ने डराया धमकाया, तो पुलिस स्टेशन में उन्होंने फोन नहीं किया, सीधा मुख्यमंत्री को फोन लगाया। मतलब इतने करीबी लोग वो कमिश्नर देते हैं, कमिश्नर के रूप में। तो ये सारा जो अगर गड़बड़ घोटाला हुआ होगा तो उसकी जिम्मेदार वही है, और वो खुद के ऊपर भी उन्होंने करप्शन का आरोप लगाया। तो बीएमसी के भी कमिश्नर है और बाकी सारे एडिशनल कमिश्नर वगैरह वो नए सारे जितने आए वो इन्होंने तो दिए हैं। आपको उद्धव जी लगता नहीं कि अगर ये सारी बातें आपने जैसा कहा कि चार दीवारी के अगर अंदर होती तो बात इतनी छिछलेदारी नहीं होती? तो आप उनकी तरफ से भी कभी कोशिश नहीं हुई, आपकी तरफ से भी कभी कोशिश नहीं हुई कि चीजों को? पहले ऐसे नहीं होता था। अटल जी, आडवाणी जी और यहाँ प्रमोद जी, गोपीनाथ जी जो थे वो बाला साहब के साथ सलाह मशवरा करते थे। खैर बाला साहब तो बाला साहब थे, अटल जी भी अटल जी थे। अटल जी की ऊंचाई तक आज का कोई नेता जा नहीं सकता वहां बीजेपी से, और ना ही बाला साहब की ऊंचाई पर कोई जा सकता। तो दोनों एक लेवल के व्यक्तिमत्व थे। आडवाणी जी भी थे उस वक्त, बेचारे आज तो उनको भी कोई पूछता नहीं है। बीच में ये जब बीएमसी के इलेक्शन की बात हुई और आपने घोषणा की कि नई बात बन रही, बीजेपी से आप अलग हो गए, आपके कजन की बात आने लगी मन से कि उन्होंने शायद अपने लोगों को भेजा आपसे बात करने के लिए। वहां पे तो आपने मना कर दी, पर कोई अंदरूनी समझौता है आप दोनों में? ऐसी कोई बात नहीं, मैं कुछ चोरी छुपे बातें नहीं करता। अब फिलहाल 25 साल मैंने कहा कि बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन था, और उस वक्त मैं मानता हूं कि 25 साल हमारे बर्बाद हो गए। तो मैं अभी शिवसैनिक तो खुश है, अकेले लड़ने के लिए जब से मैंने ऐलान किया है, लोग तो मेरे सैनिक तो खुश है। तो अभी जरा हमें आगे जाने दो। भविष्य में ऐसा हो सकता है कि अगर बीएमसी में या अन्य जगहों पे क्या फिर से बीजेपी के साथ कोई समझौता हो सकता है? मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि 25 साल हमने झेला। पर अगर नहीं बनाना पड़े, नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उस जमाने कल्याण डोंबिवली तक मैं मानता हूं कि बीजेपी में परिवर्तन नहीं हुआ था। परिवर्तन तर होणारच उनकी टैगलाइन है, वो परिवर्तन की शुरुआत नहीं हुई थी, अब परिवर्तन हो रहा है। सारे गुंडागर्दी करने वाले लोग उनके मंच पर आने लगे, तो ऐसे लोगों के साथ हम कैसे बैठे? जिन लोगों से जनता परेशान है वही लोग आपके ऊपर राज करने के लिए आएंगे, तो कैसे बर्दाश्त करेंगे? भले आपको विपक्ष में बैठना पड़े, पर आप विपक्ष की वो बात नहीं होगी, हम मेजॉरिटी में आएंगे। अंतिम सवालों में अगर मैं आता हूं उद्धव जी, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रही है, बीजेपी के लिए ये लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। आपको क्या लगता है कि किस तरह के नतीजे आएंगे? आपने बचपन से राजनीति देखी है, और भले आप महाराष्ट्र में हैं, पर आपको पूरे देश की राजनीति समझ आती है। लोग अब समझदार है, लोगों के ऊपर उनका अनुभव बहुत, उसके ऊपर वो काम करते हैं, अनुभव के माध्यम से वो जाते हैं। और मैं मानता हूं कि जैसे लोकसभा के बाद महाराष्ट्र में हमें थोड़ा समय मिल जाता, थोड़ी तैयारी करने के लिए हम थोड़ा वक्त मिल जाता, तो हम भी वो कर दिखाते थे। लेकिन हमने तो जो कहते हैं ना अश्वमेघ, वो हमने पहले रोका है महाराष्ट्र में बीजेपी का। दिल्ली में तो सुपड़ा साफ किया, बिहार में हो गया, बंगाल में ममता दीदी ने उनको बुरी तरह से पीटा, जयललिता जी ने तमिलनाडु में करके दिखाया, केरला में हार गए, पौंडीचेरी में हार गए। सिर्फ असम में वहां कोई विकल्प नहीं था, एक रीजनल पार्टी नहीं थी। नहीं तो आज के दिन लोगों को ना ही कांग्रेस चाहिए ना ही बीजेपी चाहिए, अपना कोई चाहिए। तो जहां भी उनको अपना मिलेगा वो उसको अपनाएंगे। तो आपको लगता है इन 5 स्टेट्स में बीजेपी के पक्ष में बात नहीं बन रही है? कठिन है। इसका क्या असर पड़ेगा केंद्र की राजनीति पे? काफी असर पड़ेगा। जैसे पहले तो मनमानी पर रोक लगेगी, और मेरे अलावा लोगों को भी मन है, और वो भी मन की बात कभी कभी कर सकते हैं, ये बात सबके सामने आ जाएगी। तो उद्धव जी, माना जाए कि ये नोटिस पीरियड अभी नतीजों के बाद बदलेगा, क्या फैसला होगा फिर? पता चलेगा, पिक्चर अभी बाकी है, देखते। तो ये थे उद्धव ठाकरे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि नोटिस पीरियड चल रहा है और जरूरत पड़ी तो काफी कुछ निर्भर करेगा नतीजों के ऊपर। लेकिन ये तय है कि अब वो किसी भी चीज में दबेंगे नहीं और खुलकर अपनी बात रखेंगे, भले ही इसके लिए अगर उन्हें एनडीए से बाहर भी होना पड़ता है तो उन्हें कोई गुरेज नहीं है। कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ प्रकाश पांडे, इंडिया न्यूज, मुंबई।